Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of Young's modulus of chapter number 10, which is properties of matter. तो बेटा properties of matter chapter हमने start किया था previous class में, और हमने जो है वो इस chapter के काफ़ी topics जो है वो discuss कर लिए थे कि elasticity क्या है, states of matter, solid, liquid and gas, kinetic molecular theory of matter, ठीक है. उसके बाद हमने pressure, stress, strain और Hooke's law डिस्कस किया, ठीक है. तो आज की क्लास हम यंग्स मॉड्यूलस से स्टार्ट करेंगे. यंग्स मॉड्यूलस है क्या? बेसिकली रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है. अब हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेस और स्ट्रेन ये टॉपिक डिस्कस किया है. स्ट्रेस क्या है कि भाई पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स सप्लाई होती है उससे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो रिएक्टिव फोर्स क्या है? बेसिकली स्ट्रेस, ठीक है. और वो पर यूनिट एरिया से जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स सप्लाई हो रही है उससे जो रिएक्शन जो है जो आ रहा है, जो रिएक्शन रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो है स्ट्रेस. और स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंज आता है वो चेंज है क्या बेटा? स्ट्रेन. अब यंग्स मॉड्यूलस में बताते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस जो है आ रहा है, मतलब पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है, और वो चेंज आ रहा है सिर्फ लेंथ में, ठीक है. मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट एरिया पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है. और स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज जो है वो सिर्फ लेंथ वाइज आए, ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेन की हमने लास्ट क्लास में टाइप्स भी डिस्कस की थी कि स्ट्रेन की दो टाइप्स होती हैं. एक लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें से बताया जाता है कि सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ में चेंज आ रहा है. और एक है वॉल्यूमेट्रिक, जिसके अंदर बताते ये हैं कि अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों में मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. लेकिन यंग्स मॉड्यूलस में जब भी हम बात करेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस इज अ रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वो रेशियो क्या कहलाता है बेटा? यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है. मतलब कि अगर स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अगर पर यूनिट एरिया पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है उससे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, और स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, उसकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है बेटा कि स्ट्रेस और उस लेंथ वाइज स्ट्रेन, मतलब उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वो रेशियो कहलाता है यंग्स मॉड्यूलस. और ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ इलास्टिक लिमिट में, ठीक है. तो इलास्टिक लिमिट क्या है बेटा? वो रीजन जिसके अंदर बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकती है. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, कि इलास्टिक लिमिट क्या है कि वो रीजन जिसके अंदर बॉडी पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आ रही है उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. और अगर किसी बॉडी पे इतनी ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दी कि बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पा रही, ठीक है, फिर वो इलास्टिक लिमिट नहीं, वो फिर अगर उसके अंदर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो उसको हम कहते हैं वो प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है. जैसे स्टील के स्केल की एग्जांपल दी थी मैंने कि इतनी फोर्स अब उस पर अप्लाई कर दें कि वो क्या हो जाए, वो मुड़ जाए, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा, तो अब उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गई है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो प्लास्टिक इलास्टिक लिमिट से के रीजन्स को क्रॉस करके प्लास्टिक लिमिट पे वो ला कर रहा है, ठीक है. लेकिन इलास्टिक लिमिट क्या है बेटा? वो लिमिट कि बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करें बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो वो कहलाती है बेटा, वो रीजन क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट का, ठीक है. तो यंग्स मॉड्यूलस में यंग्स, थॉमस यंग्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो रेशो बताया कि अगर इलास्टिक लिमिट हो, ठीक है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही एप्लीकेबल है कि अगर किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, मतलब लेंथ वाइज स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, तो स्ट्रेस और उस लेंथ वाइज स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो क्या कहलाता है बेटा? यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है. तो यंग्स मॉड्यूलस जो है इसके बारे में लिख लिएगा बेटा. स्टेटमेंट के एंड डाल के यंग्स मॉड्यूलस की स्टेटमेंट बेटा लिख लिएगा. यंग्स मॉड्यूलस is the ratio between Young's modulus is the ratio between Young's modulus is the ratio between stress and longitudinal strain, ठीक है बेटा. Young's modulus is the ratio between stress and longitudinal strain in an elastic limit, ठीक है. Stress and longitudinal strain in an elastic limit, full stop, ठीक है बेटे. तो यंग्स मॉड्यूलस की आपने लिखी स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के बाद अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे. तो हिंट डाल देंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की.
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यंग्स मॉडुलस की इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यंग्स मॉडुलस का जो बेटा सिंबल है वो y है, कैपिटल Y, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका हम रिलेशन बनाएंगे, मैथमेटिकल रिलेशन। देखिएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो क्या कहलाएगा बेटा, यंग्स मॉडुलस, और ये कैपिटल Y यंग्स मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे इनको सिंबल्स में लिखें तो यंग्स मॉडुलस का सिंबल बेटा Y ही है, कैपिटल Y। स्ट्रेस का सिंबल क्या है बेटा, सिग्मा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का सिंबल क्या है, एप्सिलॉन L, ठीक है। अब इनके वैल्यूज़, मतलब सिग्मा मतलब स्ट्रेस जो है उसकी जगह उसका फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह उसका फॉर्मूला, ताकि हम यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का भी एक रिलेशन ड्राइव कर सकें, ठीक है। देखिएगा, साइड में रेफरेंस दे देते हैं कि भाई ये जो सिग्मा है ये किसके बराबर होता है बेटा, F/A, ठीक है। लास्ट क्लास में स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे। इसी तरह एप्सिलॉन L जो है ये किसके बराबर है, डेल्टा L/L के, ठीक है बेटा। ये कुछ फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, बस इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू F/A, ठीक है। एप्सिलॉन L की जगह एप्सिलॉन L की वैल्यू डेल्टा L/L, ठीक है बेटी। तो बस वैल्यूज पुट की, अब इनको जो है वो हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई F/A डिवाइड हो रहा है किससे बेटा, डेल्टा L/L से। तो F/A डिवाइड हो रहा है डेल्टा L/L से। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे बेटा, F/A एज इट इज, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो बेटा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स जो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो डेल्टा L/L है, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रिलेशन बन जाएगा L/L, ठीक है बेटे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। F को L से मल्टीप्लाई करेंगे F/L, और A को डेल्टा L से मल्टीप्लाई करेंगे A.डेल्टा L। देखिए ये यंग्स मॉडुलस का रिलेशन आ जाएगा, Y इक्वल्स टू F/L डिवाइड बाय A/डेल्टा L। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखा आपने कि F को L से मल्टीप्लाई कर दिया और A को डेल्टा L से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास यंग्स मॉडुलस का रिलेशन आ गया, ठीक है बेटे। तो आपने यंग्स मॉडुलस का रिलेशन ड्राइव कर लिया कि स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपने यंग्स मॉडुलस का रिलेशन F/L डिवाइड बाय A/डेल्टा L। अब यहाँ पे अगर इसका यूनिट बनाए तो देख लीजिएगा, ऐसा यूनिट यंग्स मॉडुलस का, देखिए बेटा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ का यूनिट है मीटर, ठीक है। चेंज इन लेंथ, इसका भी यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है। सिर्फ फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और करके लिख लीजिएगा न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है बेटे।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें या न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। ठीक है बेटे, यहाँ तक आगे यंग्स मॉड्यूलस का टॉपिक जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, हिंट डाल दिएगा, पास्कल लॉ। ठीक है बेटा, हिंट डाल दिएगा पास्कल लॉ की। अच्छा बेटा, तो हिंट डाल दें पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पास्कल्स लॉ का। अच्छा, पास्कल्स लॉ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा पास्कल की, तो बेटा पास्कल एक साइंटिस्ट है और जिसने प्रेशर के बारे में रिलेशन दिया था। ठीक है, प्रेशर इन अ फ्लूइड जो है उसका जो है वो एक स्टेटमेंट, उसके एक प्रिंसिपल जो है बताया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी बेटा, प्रेशर, जिसका यूनिट जो है वो हमने पढ़ा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। पास्कल जो है वो प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट जो है, ठीक है, उसमें पास्कल भी यूज़ होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस इस वजह से नहीं किया था क्योंकि पास्कल लॉ हमने टॉपिक आज की क्लास में पढ़ना था, तो इस वजह से हमने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया। तो आप लोग जो है ये भी याद रखिएगा कि एसआई यूनिट जो है पेपर में आपके पास पूछा जा सकता है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ डैश। तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें अगर पास्कल ऑप्शन है तो आपने वो टिक करना होगा, पास्कल लिखना होगा। ठीक है, तो पास्कल जो है वो यूनिट है किसका बेटा, प्रेशर का। ठीक है, और पास्कल को सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, पास्कल को पी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पास्कल को पी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है प्रेशर का यूनिट है, सही है। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटे, देखिएगा कि पास्कल का जो यूनिट है वो क्या, प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या बेटा, पास्कल। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, पास्कल लॉ। पास्कल ने जो है वो क्या रिलेशन दिया था, क्या प्रिंसिपल दिया है किस पे बेटा, फ्लूइड पे। ठीक है, और अब रिलेशन पास्कल लॉ की आप लोग ने हिंट डाल दी होगी, इसका हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि प्रेशर इन अ फ्लूइड के फ्लूइड पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसका रिलेशन, उसका एक प्रिंसिपल जो है वो पास्कल ने दिया। और पास्कल ने बताया ये कि अगर हम किसी भी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो फ्लूइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको समझाता हूँ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड क्या है। ठीक है, देखें बेटा, फ्लूइड की अगर हम बात करें, FLUID फ्लूइड। ठीक है, एनीथिंग विच कैन फ्लो। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन के टॉपिक में फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड क्या है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है, जो चीज़ फ्लो कर सकती है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी, फ्लूइड की, कि कोई भी लिक्विड है, गैस या प्लाज्मा स्टेट जो है, जो चीज़ फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मली जो पास्कल लॉ है, ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे फ्लूइड की बात तो करते हैं। फ्लूइड में नॉर्मली हम यहाँ पे ऑयल जो है वो लिक्विड कंसिडर कर रहे होते हैं और लिक्विड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रेशर इन अ लिक्विड या प्रेशर इन अ फ्लूइड की बात करते हैं। तो पास्कल का जो लॉ है, ठीक है, वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फ्लूइड या लिक्विड पे जो है वो नॉर्मली अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा ये पूरे फ्लूइड पे, मतलब तीनों स्टेट पे फ्लूइड की अप्लाई हो सकता है, मतलब लिक्विड पे, गैस पे, प्लाज्मा स्टेट पे। और ये प्रिंसिपल क्या है कि इसकी सबसे पहले मतलब ये पास्कल लॉ, जिसको आप पास्कल लॉ भी कह सकते हैं, पास्कल्स प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यू मे कॉल पास्कल्स प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ एक ही बात है। ठीक है, आप लोगों ने पास्कल्स लॉ की हेडिंग डाली है, आप लोग पास्कल और करके पास्कल्स प्रिंसिपल की भी हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, फिर इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पहले से वैसे लिखने ताकि इसको फिर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों के सामने लिखा हुआ हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट की बेटा जल्दी से हिंट डाल के पास्कल्स लॉ की या पास्कल्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिख लिएगा, और स्टेटमेंट लिखें, द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड, द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड, the pressure applied on a fluid is equally the pressure applied on a fluid is equally distributed in all directions. The pressure applied on a fluid is equally distributed in all direction.
द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। कि अगर किसी भी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है पास्कल लॉ या पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये कैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली जो है वो तमाम डायरेक्शंस में, तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बना के समझा देता हूँ। ज़रा देख लीजिएगा, सपोज कर लेते हैं हम एक कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर जो है वो एक ऑयल फिल जो है वो हुआ हुआ है, या भी कह रहे हैं कोई लिक्विड फिल हुआ हुआ है, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है बेटे, और इसमें पिस्टन जो है वो यहाँ पे फिट हुई हुई है, ठीक है। आप लोग भी बना लें साथ साथ ये डायग्राम। अच्छा बेटा, अब देखिएगा कि ये 3 पिस्टन जो है वो यहाँ पे 4 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। 4 पिस्टन यहाँ पे फिट हुई हुई हैं, और इसके अंदर लिक्विड फिल हुआ हुआ है इस कंटेनर में, ठीक है। अच्छा, ये 3 आप ये कह सकते हैं 4 पिस्टन है, ठीक है। इनको अगर हम यहाँ पे नाम देना चाहें तो नाम दे दें पिस्टन ए है, ठीक है, ये पिस्टन बी है, ये पिस्टन सी है, ये पिस्टन डी है, ठीक है। ये 4 पिस्टन है। अब आपने क्या करा, क्या करेंगे यहाँ पे ज़रा देखें कि एक पिस्टन ये जो फिल हुई हुई है, फिट हुई हुई है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से होगा क्या कि ये पिस्टन मूव करते हुए नीचे चली जाएगी, ये पिस्टन मूव करते हुए नीचे आ जाएगी। जब ये पिस्टन मूव करते हुए बेटा नीचे आएगी, ठीक है, तो होगा क्या कि इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। जब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी कितनी डायरेक्शन है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन मजीद है। एक डायरेक्शन से तो आपने क्या करा, ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो है वो पिस्टन मूव करते हुए नीचे गई, तो इंटरनल प्रेशर बढ़ा। जब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी जो रिमेनिंग 3 डायरेक्शंस हैं, इन तीनों डायरेक्शंस पे वो प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर अप्लाई होगा। जब इंटरनल प्रेशर अप्लाई होगा तो होगा क्या कि ये तीनों पिस्टन जो है वो मूव करते हुए बाहर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेशर, तो ये इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगी, ठीक है। ये पिस्टन मूव करते हुए बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी ये पिस्टन, ठीक है। सपोज करें कि आपने यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया और पिस्टन जो मूव करते हुए नीचे गई है, इसने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर तक ये मूव करते हुए नीचे आई है पिस्टन, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से पिस्टन 3 सेंटीमीटर मूव करते हुए गई है, ठीक है। जब 3 सेंटीमीटर पिस्टन मूव करते हुए गई है तो यहाँ पे इंटरनल जब प्रेशर बढ़ेगा तो उससे जो आपके पास ये तीनों पिस्टन मूव करते हुए बाहर की तरफ मूव करते हुए गई हैं, तो इन्होंने ये पिस्टन यहाँ से मूव करते हुए बाहर गई तो ये इसने 1 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया। ये पिस्टन मूव करते हुए बाहर गई तो इसने भी 1 सेंटीमीटर, और ये पिस्टन मूव करते हुए बाहर की तरफ मूव कर गई तो इसने भी 1 सेंटीमीटर। तो आपने देखा
कि अगर 3 सेंटीमीटर का आपने जो है यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, एक्चुअली फोर्स आपने यहाँ पे बेसिकली अप्लाई की, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्लाई हुआ, तो पिस्टन मूव करते हुए नीचे गई, तो उसने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उससे इंटरनल प्रेशर बढ़ा, तो इंटरनल प्रेशर से जो रिमेनिंग 3 पिस्टन मूव करते हुए गई हैं वो 1 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लूइड पे, तो उससे होता क्या है, वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितनी भी डायरेक्शन है, यहाँ पे 3 डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शंस यहाँ पे अंदर कर दें, ठीक है, 5 डायरेक्शंस कर दें, तो सब में इक्वली जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये देखा कि पास्कल लॉ, पास्कल प्रिंसिपल, कि भाई जब आप यहाँ पे किसी भी फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑल डायरेक्शंस में। तो अब ये पास्कल लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और 3 एप्लीकेशन जो है वो आपने पढ़नी है। एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है और एक हाइड्रोलिक प्रेस है। ये तीनों मशीन जो हैं, ठीक है, वर्क कर रही हैं, ठीक है, किस पे, पास्कल लॉ पे, ठीक है। और ये तीनों जो हैं वो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं। अब हाइड्रोलिक मशीन क्या होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन क्या है कि वो मशीन जो कि काम किस पे वर्क कर रही होती है, ठीक है, प्रेशर ट्रांसफ़र कर रही होती है, प्रेशर को ट्रांसफ़र करवा रही होती है विद द हेल्प ऑफ ऑयल, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑयल जो है, जो मशीन वर्क कर रही होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑयल, उस मशीन को हम कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन। तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं वो पढ़नी है आपके कोर्स में। 3 हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, ठीक है, और वो तीनों जो हैं वो बेटे किसकी एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ की। तो पास्कल लॉ की हम एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हाइड्रोलिक मशीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम उसकी एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हिंट डाल दिएगा। हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या हैं कि वो तमाम मशीन या वो तमाम डिवाइसेस जो कि वर्क कर रही होती हैं किस पे, प्रेशर को ट्रांसफ़र करवा रही होती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑयल। तो उन तमाम मशीन को हम बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स का नाम देते हैं। तो आपने 3 हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं वो पढ़नी है, 3 हाइड्रोलिक मशीन डिस्कस करनी है, ठीक है। किसकी एप्लीकेशन हो बेटा, वो तीनों पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले वो 3 हाइड्रोलिक मशीन जो हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन वो मशीन जो कि प्रेशर को ट्रांसफर कर रही होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, फ्रॉम वन ट्यूब टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ऑयल। तो उन मशीन्स को हम हाइड्रोलिक मशीन्स का नाम देते हैं। कौन कौन सी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, जो कार में ब्रेक्स यूज़ हो रहे होते हैं, बाइक्स में अब नॉर्मली 150 और अबव उनसे बाइक जो भी यूज़ हो रही है, मतलब वो तमाम ब्रेक्स जिनके अंदर ऑयल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, उन ब्रेक्स को हम बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स जो हैं, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स कौन सी लिफ्ट्स होती हैं बेटा, वो लिफ्ट, ठीक है, जो कार सर्विस सेंटर में आपने देखी होंगी, जो कार वगैरह को लिफ्ट कर रही होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या होता है कि वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं। मतलब जब वो कार को लिफ्ट करिए, हैवी वेट्स को जब वो लिफ्ट कर रही होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, प्रेशर एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में जो है वो विद द हेल्प ऑफ ऑयल प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो कार या हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोलिक प्रेस, जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए, प्रेस करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, उसको हम हाइड्रोलिक प्रेस का नाम देते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन वो मशीन जो कि विद द हेल्प ऑफ ऑयल वर्क कर रही होती हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मशीन की हिंट डाल के छोटी सी हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन लिखें, फिर आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पे। तो हाइड्रोलिक मशीन के बारे में बेटा लिखना स्टार्ट करें कि ऑल ऑफ दोज डिवाइसेस, ऑल ऑफ दोज डिवाइसेस, या आप ये भी लिख सकते हैं ऑल ऑफ दोज मशीन्स, ऑल ऑफ दोज मशीन्स which works on the basis of pressure transference, all of those machines which works on the basis of pressure transference, all of those machines which works on the basis of pressure transference with the help of oil, with the help of oil, are called as hydraulic machines. All of those machines which works on the basis of pressure transference with the help of oil, with the help of oil, are called as hydraulic machines, are called as hydraulic machines, ठीक है बेटे। तो हाइड्रोलिक मशीन्स की डेफिनेशन लिखने के बाद
अब यहीं डाल दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। वो तीनों एप्लीकेशंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे, कौन कौन सी हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस। ये 3 मशीन जो हैं, ठीक है, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में हम ये 3 मशीन्स पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये तीनों जो मशीन्स हैं, तीनों को मैं करूँगा आप लोगों को एक्सप्लेन। आप लोगों को इनके हैंडआउट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और इन तीनों मशीन्स के, जिनके अंदर इन तीनों मशीन की डायग्राम, इन तीनों मशीन की डेफिनेशन, इन तीनों मशीन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है। देखिए पेपर में आपके पास लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन सी के अंदर, उन सेक्शन सी में जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा। उन 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन है तो आपके पास, इसका मतलब सेक्शन सी में 6 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन 2 पार्ट पर डिपेंड कर रहा होता है। तो उसमें से एक पार्ट में आपके पास इन तीनों मशीन में से कोई एक मशीन जो है वो आती है और वो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो है वो डायग्राम बना के हाइड्रोलिक लिफ्ट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूरा ये तीनों मशीन जो हैं इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम जो है वो कभी बोलता है एग्जामिनर बनाने के लिए, कभी नहीं, या कभी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम जो है वो दे देता है कि आप जो है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो तीनों मशीन्स की डायग्राम, ठीक है, तीनों मशीन्स की डेफिनेशन और इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का एक पूरा हैंड आउट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप लोगों को ये लेक्चर जो है व्हाट्सएप होंगे तब आप लोगों को उसके साथ साथ वो हैंड आउट भी जो है मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, और जो है वो आप उससे देख के जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है वो आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, या आप लोग अपने रजिस्टर में उस पूरे हैंडआउट को पेस्ट कर दें, ठीक है, या आप लोग जो है पूरा डायग्राम बना के, ताकि डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इंपॉर्टेंट है। मैं अभी क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल वर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें डिक्टेट जो है वो करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से जो ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क होता है तो उसके आपको पता है मैं हैंड आउट जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसी तरह से इन तीनों मशीन का जो आपको हैंड आउट जो है वो मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। आप लोगों को जब लेक्चर आएंगे तो आपको ये इसका हैंड आउट भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग जो है वो वीडियो से देख के जो है वो काम कर रहे हैं, लेक्चर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि अगर जो चीज़ें आपको हैंड आउट है या कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इस वजह से इन तीनों मशीन के जो हैंड आउट है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से भी आप जो है वो, मतलब जिनको व्हाट्सएप पे अगर लेक्चर नहीं मिल रहा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, उस हैंड आउट का, उससे आप जो है वो पूरा हैंड आउट आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करें तो आपको हैंड आउट जो है वो ओपन हो जाएगा, तब वो हैंड आउट जो है वो कॉपी कर लें। इसी के आगे मैंने तीनों नाम लिख के छोड़ दिए, इनको तीनों को मैं करूँगा अभी एक्सप्लेन, तो आप उसके आगे हैंड आउट जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है, या फिर यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर लें, प्रिंट आउट उसका निकाल लें, ठीक है, पेस्ट कर दें, या तो फिर आप उसका काम उसको जो है वो लिख लें अपनी वर्डिंग में, मतलब अपनी वर्डिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में। तो उससे ये होगा कि आपको जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डायग्राम आप बना लेंगे तो आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एक जो है वो पेपर के लिहाज से जो है वो आपको मैंने बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक आता है, कोई भी एक मशीन आएगी, तीनों मशीन नहीं आ सकती, कोई भी एक मशीन आएगी और उसका हैंड आउट जो है वो आपको पता है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक, या फिर आपको उसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है बेटे। तो अब ज़रा देखिएगा, वापस आते हैं टॉपिक पे, तो आपको पता लग गया इसका जो है वो मैं काम नहीं करवा रहा, ठीक है। इसका जो रिटर्न वर्क है आप लोगों को हैंड आउट की फॉर्म में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक
प्रेस जो है, ये 3 मशीन हम डिस्कस कर रहे थे। तो इन तीनों मशीन को एक एक करके हम डिस्कस कर दें, और मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों मशीन जो है, ठीक है, इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आती है पेपर में। अच्छा जी, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, अ ब्रेक सिस्टम विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है बेटे, तो हाइड्रोलिक मशीन के अकॉर्डिंग जो ब्रेक सिस्टम वर्क कर रहा होता है, उस ब्रेक सिस्टम को हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का नाम देते हैं। मतलब वो ब्रेक जिसके अंदर ऑयल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, जो कि विद द हेल्प ऑफ ऑयल जो है वर्क कर रहा होता है, उस ब्रेक को हम बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का नाम देते हैं। नॉर्मली कार्स में तो यूज़ होता ही है ये ब्रेक सिस्टम, बाइक्स में भी यूज़ होता है, 150 अबव जो भी बाइक्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी अब ये यूज़ होना शुरू हो गया। मतलब वो ब्रेक जिसके अंदर आप ये कह लें कि ऑयल यूज़ हो रहा होता है, तो उन ब्रेक्स को हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपने इसकी डायग्राम बनानी होगी, उसके अंदर आपने बताना होगा पिस्टन, ब्रेक शू, ठीक है, और एक पूरा जो है जो ऑयल टैंक है, ठीक है, उसके बाद पिस्टन कहाँ कैसे वर्क करेगी। जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं तो पिस्टन मूव करते हुए जाती है, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो ट्रांसफ़र होगा। और ब्रेक शू के साथ स्प्रिंग होते हैं, जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो ब्रेक शू जाके व्हील की आप ये कह लें कि ड्रम में जाके फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्हील जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इस तरह से आपको मिलेगी, ठीक है, हैंड आउट की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं, आपने जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो पहले आपने उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस तरह से कंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी और वर्किंग लिखी हुई होगी। ठीक है, और आपने वो जो है कंस्ट्रक्शन में आपने बताना ही होता है कि डिवाइस किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है, कौन कौन सी इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, कौन कौन से आप ये कह रहे हैं कि पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। ब्रेक शू है, स्प्रिंग है, ऑयल टैंक है, पिस्टन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में आ जाती हैं। फिर वर्क इस तरह से करते हैं, वर्किंग में क्या लिखते हैं कि वर्किंग में इस तरह से लिखेंगे, जब हम ब्रेक पैडल पे प्रेस करते हैं ब्रेक पैडल को, तो पिस्टन मूव करेगी तो उससे जो है वो पिस्टन के मूव करने से ऑयल जो है वो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जब प्रेशर ट्रांसफ़र होगा तो प्रेशर ट्रांसफ़र होने की वजह से आगे जाके स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होने से ब्रेक शू जाके व्हील के ड्रम में फिक्स होंगे, और जो है जो भी व्हीकल है उसको वो रोक देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की लिखनी होगी। ठीक है, डायग्राम बना के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखनी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं, तो बेटा ये वो लिफ्ट हैं, नॉर्मली लिफ्ट जो होती हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, और जो कमर्शियल रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, वो लिफ्ट जो है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, वो जो है वो केबल के थ्रू वर्क कर रही होती हैं, वेट जो है उनको लिफ्ट करा रहा होता है। लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट्स कौन सी लिफ्ट्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं, हैवी व्हीकल्स को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, जो लिफ्ट यूज़ होती है वो है आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। हम देखते हैं कहाँ पे, जो कार सर्विस सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कार की सर्विस वगैरह हो रही होती है, तो उसके अंदर कार को जो लिफ्ट जो है, जो मतलब जो मशीन जो है कार को लिफ्ट कर रही होती है, वो मशीन बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाती है। ठीक है, उसके अंदर ऑयल यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, मतलब ऑयल से क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से हैवी व्हीकल्स को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, लिफ्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर इसकी अगर कंस्ट्रक्शन, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ लिफ्ट विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, इस कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर 2 ट्यूब्स यूज़ होती हैं, ट्यूब ए और ट्यूब बी। ट्यूब ए का डायमीटर जो है वो कम होता है, ट्यूब बी का डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्यूब ए से जो है वो प्रेशर क्या होता है, ट्रांसफ़र होगा ट्यूब बी की तरफ, और ट्यूब बी से जो है वो क्या होगा कि एक सिलेंडर लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर ट्यूब ए से आएगा विद द हेल्प ऑफ ऑयल, ठीक है, तो सिलेंडर जो है वो मूव करते ऊपर होगा, ऊपर लेके जाएगा जो भी उसके ऊपर वेट रखा हुआ, कार है, ट्रक है, जो भी है, ठीक है, जिसको भी लिफ्ट कराना है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ट्रांसफरेंस। तो ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। कंस्ट्रक्शन में हम पार्ट्स लिखते हैं, कौन कौन से पार्ट्स मशीन में यूज़ हो रहे हैं, और वर्किंग में हम वो वर्क किस तरह से कर रही होती है कि भाई प्रेशर ट्यूब ए पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, पिस्टन मूव करते हुए नीचे जाती है, ट्यूब ए से प्रेशर ट्यूब बी में ट्रांसफ़र होगा, और फिर वहाँ पे ट्यूब बी से जो सिलेंडर है मूव करते हुए ऊपर चला जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसी तरह से आपको हैंड आउट में मिल जाएगी। अब हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है, तो बेटा ये वो मशीन है, ठीक है, जो कि सॉफ्ट मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मटेरियल को अगर कंप्रेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो यूज़ करते हैं मशीन।
ये भी किस पे वर्क कर रही होती है, विद हेल्प ऑफ ऑयल वर्क कर रही होती है। इसके अंदर भी हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस की डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप ये कह लें कि 95% सेम है, ठीक है। बस वहाँ पे जो है वो प्रेस लगा देते हैं सिलेंडर के साथ, तो वो मटेरियल को प्रेस करता है, ठीक है। और लिफ्ट में ये होता है कि प्रेस हट जाता है, ठीक है। सिर्फ सिलेंडर होता है, तो हैवी व्हीकल्स जो है उसको लिफ्ट वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें भी हाइड्रोलिक प्रेस में भी दो ट्यूब हैं, ट्यूब ए और ट्यूब बी। ट्यूब ए से पे प्रेशर अप्लाई किया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे भाई, दो ट्यूब यूज़ हो रही होती हैं, ट्यूब ए और ट्यूब बी, डिफरेंट डायमीटर्स की। पिस्टन यूज़ हो रही है, सिलेंडर यूज़ हो रहा है, प्रेस यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे ट्यूब ए पे, पिस्टन मूव करते हुए नीचे जाएगी ट्यूब ए की, ट्यूब ए से प्रेशर ट्रांसफ़र होगा ट्यूब बी में, और ट्यूब बी में जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, सिलेंडर मूव करेगा तो जो भी मटेरियल होगा, मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा, कंप्रेस हो जाएगा। तो तीनों मशीन्स जो हैं इनका हैंड आउट आपको जो है वो मिल जाएगा, तो आप उससे देख के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इनकी लिख लीजिएगा, ठीक है। और पेपर में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों मशीन में से कोई एक मशीन भी पेपर में आ सकती है। 6 या 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास होता है, ठीक है। और नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वर्किंग ही आ रही होती है कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग हाइड्रोलिक प्रेस, या राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। अच्छा बेटा, तो ये तीन मशीन जो हैं पास्कल लॉ की एप्लीकेशन हैं, और इन तीनों मशीन की कंस्ट्रक्शन वर्किंग आती है, ठीक है। वो आपको हैंड आउट जो है वो मिल गया होगा, ठीक है। ये आप लोगों को मिल जाएगा, तो उससे जो है आप लोग जो है कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है वो लिख लेंगे और उससे उसकी तैयारी कर लेंगे। चलते हैं अब अपने पास्कल लॉ हाइड्रोलिक मशीन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अपथ्रस्ट। बेटा हैंड डाल दिएगा, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कहें या बायोंसी कहें, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो यू मे कॉल अपथ्रस्ट और बॉयंसी एक ही बात है। तो बॉयंसी के या अपथ्रस्ट के एक ही बात है। तो ये अपथ्रस्ट या बॉयंसी क्या है, ठीक है। इसमें बताते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप ड्रॉप करें, तो उससे क्या होगा कि जब वो ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड के अंदर ड्रॉप होगा, तो जब वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है, वो डूब रहा होगा, सिंक हो रहा होगा, ठीक है, किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट की सिंकिंग के अगेंस्ट जो है वो कुछ रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगी। वो रिएक्टिव फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है बेटा, अपथ्रस्ट या बॉयंसी, ठीक है। तो अपथ्रस्ट या बॉयंसी क्या है कि भाई कोई भी बॉडी जब किसी भी लिक्विड में जाती है, ठीक है, मतलब कोई आप ये कह लें कि कोई आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड फिल हुआ हुआ है, आपने उसके अंदर एक जो है वो स्टोन या कोई बॉडी ड्रॉप की। मतलब अगर आप ये कह लेंगे, कोई सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई अगर कोई पानी पड़ा हुआ, आपने उसके अंदर कोई जो है वो स्टोन ड्रॉप किया, ठीक है, और तो उससे क्या होता है कि वो पानी जो है उसकी छींटें आपके पास जो आ रही होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सी साइड पे गए और तो वो पानी में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, स्टोन जो है फेंक रहे होते हैं, पत्थर फेंक रहे होते हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा होता है, छींटें जो है पानी की आ रही है। तो पानी की जो छींटें ऊपर आ रही हैं वो बेसिकली रिएक्टिव फोर्स है। वो जो रिएक्टिव फोर्स है वो क्या है बेटा, अपथ्रस्ट या बॉयंसी, ठीक है। तो अपथ्रस्ट या बॉयंसी क्या है, व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड सम रिएक्टिव फोर्स इज प्रोड्यूस अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ अ बॉडी। कि भाई जब भी कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर जब जा रही होती है, तो उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। उस रिएक्टिव फोर्स को अपथ्रस्ट या बॉयंसी कहें। मतलब पानी पड़ा है, आपने पत्थर फेंक दिए, तो क्या होगा, कुछ छींटें जो है वो आएंगी। वो जो छींटें जो आ रही हैं पानी की, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, अपथ्रस्ट या बॉयंसी, ठीक है बेटा। तो अपथ्रस्ट या बॉयंसी कि भाई कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर जब जाती है तो उससे कुछ रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होती है, और उस रिएक्टिव फोर्स को हम बेसिकली अपथ्रस्ट या बॉयंसी का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और इसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आप कह सकते हैं कि भाई लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी यही है कि भाई कोई भी बॉडी अगर जब क्या कर रही होती है, बॉयंसी कहें, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहें या अपथ्रस्ट कहें, ठीक है, कोई बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्ज होती है तो उससे कुछ रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो रिएक्टिव फोर्स अपथ्रस्ट या बॉयंसी कहलाती है। तो बेटा लिखना स्टार्ट करें, इसके बारे में इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखिएगा कि व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड, व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड, व्हेन अ बॉडी इमर्ज, ठीक है, इमर्ज की स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा, व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड, IMMERSE, व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड सम रिएक्टिव फोर्स इज प्रोड्यूस, व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड some reactive force is produced, some reactive force is produced against the sinking of a body, some reactive force is produced against the sinking of a body, against the sinking of a body,
is called as when a body emerge in a liquid. When a body emerge in a liquid, some reactive force is produced against the sinking of a body is called as upthrust or buoyancy. Is called as upthrust or buoyancy. ठीक है बेटा. अच्छा जी, तो अपथ्रस्ट और buoyancy के बाद हमारे पास है अब नेक्स्ट टॉपिक, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है बेटे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, और बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे. आज की क्लास में हमने जो है वो क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा, यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है, इसी तरह उसके बाद हमने पास्कल लॉ, फिर पास्कल लॉ की 3 एप्लीकेशंस, और फिर अपथ्रस्ट और बायोन्सी. ठीक है, तो लास्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो वर्क कर रहा होगा किस पे. ठीक है, किसके रेफरेंस पे बेटा, अपथ्रस्ट या बायोन्सी के रेफरेंस पे. ठीक है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एनालिटिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक रिलेशन जो है वो अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ अभी कह लें या विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम प्रेशर का एक बेसिकली रिलेशन ड्राइव करते हैं, रोजी या शू ड्राइव करेंगे. और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.